हेलो दोस्तों, आज से हम लोग मुगल वंश शुरू करने जा रहे हैं। मुगल वंश इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। आज के दौरान जो भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हो रहे हैं, वहाँ पर यदि इतिहास से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो 70 to 80% चांस रहते हैं, यानी 70 से 80% चांस रहता है कि मुगल वंश से पूछा जाए। तो आज के दौर में मुगल वंश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हिस्ट्री के इस खंड को पहले पढ़ाया जाए। तो आज से हम लोग मुगल वंश पढ़ेंगे। और एक बात और बता दें कि हम लोग मुगल वंश पॉइंट वाइज नहीं पढ़ेंगे कि बहुत एक पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, रट्टा नहीं मारेंगे। हम लोग डीपली समझेंगे कि आखिर मुगल कौन थे, वो भारत में क्यों आए, बाबर कौन था, अकबर कौन था, पूरा डीपली पढ़ेंगे उसके बारे में। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर मुगल वंश की स्थापना भारत में कैसे हुई। तो चलिए हम लोग समझते हैं। मैंने आप लोगों के लिए नोट्स भी बना रखे हैं, तो दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर चाहें तो आप स्वयं लिख भी सकते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुगल वंश की स्थापना। तैमूर ने मध्य एशिया के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण 14वीं सदी में किया था, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य विघटित हो गया और उसमें अनेक छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर तैमूर कौन है, मध्य एशिया क्या है। तो चलिए हम पहले इतने को समझ लेते हैं। तैमूर मध्य एशिया का एक शासक था। तैमूर मध्य एशिया का एक शासक था जिसने मध्य एशिया के क्षेत्र में अपने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण 14वीं सदी में किया था। किंतु जब उसकी मृत्यु हुई, यानी ये बात है 1405 की, 1405 की जब तैमूर की मृत्यु होती है, तो जब तैमूर की मृत्यु 1405 ईस्वी में हुई तो उसका जो साम्राज्य था वो खंडित हो गया, टूट गया। क्योंकि जो तैमूर के वंशज थे, जो तैमूर के बाद जो शासक बने, वे आपस में झगड़ने लगे, युद्ध करने लगे, जिससे उसका जो साम्राज्य था वो कई खंडों में विभक्त विभक्त हो गया। वहाँ पर कई छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ। तो उन्हीं तैमूर वंशजों में बाबर भी एक था। तो अब आपको समझ में आया होगा आखिर बाबर कौन था। तो तैमूर का वंशज था। बाबर कौन था? तैमूर का वंशज। इस बात को याद रखिए। जो मुगल सम्राट का संस्थापक बना, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर का पैतृक राज फरगना था। बाबर का पैतृक राज फरगना था। अब देखिए, बाबर का पैतृक राज फरगना था, यानी कि बाबर के जो पिता थे, अभी हम उसके पिता के बारे में बताएंगे, माता के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए, थोड़ा सा मैं एक सारांश बता रहा हूँ, डीपली तो अभी हम पढ़ेंगे। तो बाबर के जो पिताजी थे वो फरगना के शासक थे, और जब बाबर के पिता की मृत्यु हुई तो फरगना का शासक बाबर बन गया। मध्य एशिया के उज्बेक शासकों ने लंबे संघर्ष के बाद बाबर को फरगना से निकाल दिया। मध्य एशिया के उज्बेक शासकों ने लंबे संघर्ष के बाद बाबर को फरगना से निकाल दिया। अब उज्बेक कौन है, थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं। उज्बेक, आप जान लीजिए कि मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे। मध्य एशिया के कैसे मुसलमान थे? सुन्नी मुसलमान थे। और ये सुन्नी के रीति रिवाजों को
अपनाने को तैयार थे, यानी सुन्नी के रीति रिवाज को अपनाते थे। अगर कोई भी व्यक्ति सुन्नी के रीति रिवाज को नहीं अपनाता, सुन्नी धर्म को नहीं मानता, तो ये उसके साथ बुरा व्यवहार करते। तो उज्बेक कौन थे? मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे। तो मध्य एशिया में बाबर भी शासन कर रहा था और उज्बेक शासक भी शासन कर रहे थे। तो उज्बेकों से बाबर का युद्ध होता है, उज्बेकों से बाबर का युद्ध होता है और बाबर युद्ध में हार जाता है। फिर बाबर को फरगना से निकाल दिया जाता है। बाबर ने 1504 ईस्वी में, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 1540, तो ये 40 नहीं होगा, इसको आप 1504 कर लीजिए। 1504 ईस्वी में काबुल राज्य को जीत लेता है और कुछ समय बाद कांधार और समरकंद की विजय में भी सफल हुआ। हालांकि ये दोनों विजय क्षणिक सिद्ध हुई, जल्द ही इसके हाथ से सारी चीज़ें निकल गईं। उसके बाद बाबर ने दक्षिण पूरब की ओर अर्थात भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बाबर के परिचय के बारे में जान लेते हैं। इसका सामान्य परिचय क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी सिचुएशन थी जिसके कारण बाबर ने भारत का रुख किया, क्या कारण थे, क्या परिस्थितियाँ थीं कि बाबर भारत की तरफ बढ़ा। लेकिन उसके पहले हम लोग जानेंगे बाबर का थोड़ा सा परिचय, कौन था, जन्म कब हुआ, माता पिता कौन, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं। ये देखिए बाबर, सामान्य परिचय। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था, ये तो आपको पहले से ही पता है। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ये याद रख लीजिए। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, या हम कह सकते हैं कि बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ। अतः जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। दोस्तों एक कहानी है इसके बारे में, एक कहानी क्या, एक कथन है। कहा जाता है कि बाबर इतना शक्तिशाली था कि जब ये एक्सरसाइज करता था, यानी व्यायाम करता था, जिसे मॉर्निंग वॉक कहते हैं, हम लोग सुबह टहलते हैं, वैसे जब ये टहलता था तो एक खड़ी पहाड़ी पर, जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ी है, तो एक खड़ी पहाड़ी पर दौड़ते हुए चढ़ता था, खड़ी पहाड़ी पर दौड़ते हुए चढ़ता था और दो लोगों को अपने कंधों पर लाद करके, बाबर इतना शक्तिशाली था कि दो लोगों को अपने दोनों कंधों पर लाद करके और खड़ी पहाड़ी पर दौड़ जाता था, चढ़ जाता था। तो इसीलिए उसको बाबर कहा गया, क्योंकि बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ, और बाघ बहुत ताकतवर होता है। बाद में उसका यही नाम प्रचलित हो गया। बाबर के पिता तैमूर वंश के थे और माता मंगोल वंश की थी। बाबर के जो पिता थे तैमूर वंश के थे, माता मंगोल वंश की थी। हमने बताया कि बाबर किसका वंश था? तैमूर। हमने अभी शुरू में ही बताया था, तैमूर ने मध्य एशिया में एक क्षेत्र स्थापित किया था, शक्तिशाली क्षेत्र था। तो बाबर के पिताजी थे तैमूर वंश के और माता मंगोल वंशज थी। इस प्रकार उसमें तुर्कों एवं मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण था। बाबर के पिताजी का नाम क्या था? ये याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन
आपसे पूछे जा सकते हैं कि बाबर के पिताजी का क्या नाम था। तो बाबर जी के पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा, और बाबर जी की माता जी, सॉरी बाबर जी ना कहेंगे हम उसको, बाबर क्योंकि क्रूर था, हम उसको जी नहीं कहेंगे। बाबर के पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा, और उसकी माता जी का नाम था कुतलुग निगार खानम। बाबर के पिताजी का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, और उसकी माता जी का नाम था कुतलुग निगार खानम। तो ये बात याद रखिए। अब बात आती है बाबर का जन्म कब हुआ था। तो 14 फरवरी को हुआ था, 1483 ईस्वी को, फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था जो अब उज्बेकिस्तान में है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था जो अब उज्बेकिस्तान में है। देखिए, उज्बेकिस्तान में एक प्रांत है फरगना, और फरगना का एक छोटा सा स्थान या हम कहें गांव का नाम है अंदीजान। अंदीजान, वहीं पर बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को, उज्बेकिस्तान के फरगना प्रांत के अंदीजान में बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ओके दोस्तों, बाबर ने वास्तव में मुगल वंश की स्थापना नहीं की थी पहले। वास्तव में बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली थी वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। कौन सा वंश था दोस्तों? चगताई वंश। बाबर ने चगताई वंश की नींव डाली थी। जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, परंतु आमतौर पर उसे क्या पुकारा गया? उसे मुगल वंश पुकारा गया, हालांकि वो था कौन सा वंश? चगताई वंश। तो आपसे कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल वंश को और किस नाम से जानते हैं? चगताई वंश के नाम से जानते हैं, आपको वहां पर बता देना। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद, यानी जब उसके पिता की मृत्यु हुई, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हुई, तो 11 वर्ष की अल्पायु में 1194 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा था। बाबर ने अपने फरगना के शासन काल में, अर्थात जब वो फरगना का शासक था, जब बाबर फरगना का शासक था, उस दौरान 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लिया, जो मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा। फिर आगे हम देखते हैं 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर का काबुल और गजनी पर अधिकार हो गया। यानी 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, और उसके बाद 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। तो ये बात याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। कहीं कहीं लिखा होता पादशाह, पादशाह, तो दोनों एक ही हैं। 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था, मिर्जा की। तो अगर पूछा जाए कि बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबर कौन सी उपाधि धारण करता था, तो मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था, मिर्जा की पैतृक उपाधि। तो दोस्तों, हम लोग आज यहीं पर समाप्त करते हैं ये लेक्चर, और बाबर के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे कि आखिर बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। इसके बारे में हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जैसा कि हमने बता ही दिया। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे।